नमस्कार, मैं उनिशा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता में। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट। बड़ी खबर ऐसी कौन सी खबर है जो आज सुर्खियों में और अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है। हमारे साथ हमारे मेहमान एडिटर सूरज जी, हमारे साथ स्थानीय संपादक राजेश सक्सेना जी, हमारे साथ लखनऊ उत्तर प्रदेश से ज्ञानेश जी, हमारे साथ उत्तराखंड से महेश जी, जो आज की तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले आज हम जानेंगे कि मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास है, क्या कुछ सुर्खियों में बना हुआ है, स्थानीय संपादक राजेश जी से। बिल्कुल निशा। जिस तरह से दिल्ली में कोचिंग सेंटर पर जो हादसा हुआ उसके बाद मध्य प्रदेश की सरकार अलर्ट मोड है। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसको लेकर एक आपात बैठक बुलाई और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में बेसमेंट की कोचिंग सेंटर को लेकर ये कहा है पूरे मध्य प्रदेश में जितने भी कोचिंग सेंटर बेसमेंट में चल रहे हैं उनकी जांच की जाए और वहां पर देखा जाए कि किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर हैं। वहां पर पानी निकासी की व्यवस्था किस तरह से है, वहां पर बिजली सप्लाई की व्यवस्था किस तरह से है। अगर लाइट कट ऑफ होती है तो उसके बाद उस कोचिंग सेंटर में किस तरह की व्यवस्था है। तो बिल्कुल। तमाम सारे निर्देश इसको लेकर नगरीय प्रशासन विभाग को दिए हैं। इसके अलावा निशा कोचिंग सेंटर्स के साथ ही जितनी भी धर्मशालाएं हैं और जो धर्मशालाएं बेसमेंट में भी आधारित हैं तो उनको लेकर भी जांच के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सोमवार को मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और इस तरह के निर्देश आला अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही जो वर्षा का दौर, लगातार बारिश का दौर चल रहा है, उसको लेकर भी उन्होंने समीक्षा बैठक की है और जिलों के कलेक्टर, कमिश्नरों के अलावा कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को इसको लेकर निर्देश दिए बिल्कुल। हैं। एक खबर नर्सिंग कॉलेज से संबंधित है। प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज जी राजेश जी। राजेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी अपडेट। उत्तर प्रदेश लखनऊ में क्या कुछ खास है, ज्ञानेश जी। मैं आपको बताऊंगा कि विधानसभा का जो मानसून का सत्र है वो कल सोमवार से शुरू हो चुका है जी। और सदन में कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सीएम योगी ने नए मंत्रियों और विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष का परिचय कराया और सीएम योगी ने कहा कि हमारे पास 4 मंत्री हैं। पंचायती राज और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री के रूप में ओम प्रकाश राजभर और प्रदेश सरकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में अनिल कुमार और प्रदेश सरकार में कारागार मंत्री के रूप में दारा सिंह चौहान है और प्रदेश सरकार में कैबिनेट के मंत्री के रूप में सुनील शर्मा वही मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। और इसके बाद यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने समाजवादी पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का स्वागत किया और उन्हें सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष और एसपी विधायक माता प्रसाद पांडे ने कहा कि राज्य इस समय गंभीर मुद्दों का सामना कर रहा है। बाढ़, कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर भ्रष्टाचार भी चरम पर है। इस पर स्पीकर सतीश महाना ने उनसे कहा, हम इन सभी पर चर्चा करेंगे। आप विपक्ष के नेता हैं, आपको नोटिस देने का अधिकार है। आप ऐसा करेंगे और हम इन सब पर चर्चा करेंगे। सरकार जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा बिजली कटौती, कानून व्यवस्था, किसानों के मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्य वेल में पहुंचे और नारेबाजी होने लगे। वे हाथों में तकिया लिए हुए थे और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के समझाने पर विपक्ष शांत हुआ। इसके बाद प्रश्नकाल की शुरुआत हुई और प्रश्नकाल में पहला सवाल सपा के सदस्य रागिनी सोनकर ने कैंसर मरीजों के इलाज के बारे में पूछा और इसके बाद अस्पतालों की हालत, कैंसर मरीजों के इलाज और डॉक्टरों की कमी को लेकर सरकार और विपक्ष में रोचक टकराव जारी। सीएम योगी ने आज यूपी विधानसभा में समिति कक्ष का उद्घाटन भी किया था कल। जी। और बता दूं कि उसके बाद में कल एक बैठक की विश्वेश्वरैया हॉल में, ओबीसी की बैठक की, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ के आने से पहले ही जो दोनों डिप्टी सीएम थे, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, वो वहां से निकल गए। तो कहीं न कहीं बता दूं कि यूपी भाजपा में चल रही कला सोमवार की सुबह एकजुटता में बदली दिखी और लेकिन कुछ घंटे बाद ही ओबीसी मोर्चा की बैठक में नजारा बदला दिखाई दिया और सीएम योगी के आने से पहले ही दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य बैठक से निकल गए।
यही नहीं, बैठक के दौरान केशव मौर्य ने ऐसी बातें कही जिनका मायने निकालने की कोशिश हो रही है। और सरकार में बड़ा संगठन बोलकर पार्टी से उथल-पुथल मचाने वाले केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा ओबीसी की बैठक में कहा कि पार्टी ही चुनाव लड़ती है, पार्टी ही चुनाव जीतती है। सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीते जाते हैं। 2014 और 2017 में यूपी में सरकार नहीं थी, मगर भाजपा प्रचंड बहुमत से जीती और इस बार सरकार थी तो थोड़ा ज्यादा आत्मविश्वास आ गया। इससे पहले सोमवार की सुबह विधानमंडल दल की बैठक में भी अंतर कला नजर होती आई थी और सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी नजर आए थे और इस दौरान केशव ने कहा कि यूपी में सब अच्छा है, सब ठीक चल रहा है, संगठन हमेशा बड़ा रहेगा और कार्यकर्ता भी बड़ा रहेगा। यहाँ से ओबीसी मोर्चा की बैठक में केशव प्रसाद समय से पहले ही पहुंच गए और जब उनसे पूछा गया कि आप समय से पहले ही आ गए तो उन्होंने कहा कि जल्दी आने के कारण बताया कि उन्होंने विधानसभा की कार्रवाई जल्द खत्म होना बताया, लेकिन बिल्कुल। सीएम योगी आने का इंतजार उन्होंने नहीं किया और आने सीएम के आने के पहले ही दोनों डिप्टी सीएम निकल गए। तो इसके मायने कुछ और लगाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में हिंसा, क्योंकि लगातार डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच में शायद लोग कह रहे हैं कि नहीं बन रही। वहीं मैं बात करूंगा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को बिजली आपूर्ति की बदहाली पर चर्चा कराए जाने की मांग माने जाने और ऊर्जा मंत्री के बयान के विरोध में समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने आसन के निकट जमकर हंगामा और प्रदर्शन किया और सदन से बहिर्गमन कर गए। प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने प्रश्नकाल के बाद सदन में बिजली बिल वसूली को लेकर विभागीय अधिकारियों द्वारा उपभोक्ताओं और किसानों के कथित उत्पीड़न की शिकायत के जवाब में कहा कि कल मैं बलिया गया था और एक शिकायत आई थी, मैंने एक यादव जी को निलंबित कर दिया। एक व्यक्ति से धनराशि मांगने का मामला आया था, तभी यादव जी को निलंबित कर दिया गया, जी। शर्मा जी ने कहा। और यादव शब्द बोलने पर ही हस्तक्षेप करते हुए नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने कहा कि मंत्री कई बातों को समुचित उत्तर नहीं दिया। मंत्री ने यह नहीं कहा कि इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया, बल्कि यह कहा कि यादव को सस्पेंड कर दिया गया जी, और बिल्कुल इस ज्ञानेश सदन जी। की कार्रवाई से अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि यादव हो या महाना गलती करेगा तो निलंबित किया जी, जाएगा। बिल्कुल। ज्ञानेश जी, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगी। हमारे साथ आदित्य सूरज जी हैं। उनसे आज तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कौन-सी खबरें जो लगातार सुर्खियों में जानेंगे। सूरज जी। बिल्कुल देखिए, देखा जा रहा है कि अमेरिका चुनाव की चर्चा पूरे विश्व में लगातार है और अमेरिका चुनाव में किस तरह से बयानबाजी हो रही है, वार पलटवार हो रहे हैं और उस संदर्भ में अब क्योंकि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि यदि मैं जीता तो फिर चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस बात को लेकर के पलटवार करते हुए कमला हैरिस ने कहा है कि यदि ट्रंप जीते तो अमेरिका में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था वो अपने ही बयान में पूरी तरह से फंस चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जो 5 नवंबर को होने वाले हैं, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, दोनों कद्दावर पार्टियों के नेता जोर शोर से प्रचार प्रसार में जुटे हैं। इस बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बार मुझे वोट दो, दोबारा वोट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जो बयान उन्होंने दिया था, इस बयान पर हंगामा मचा हुआ है और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ट्रंप लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है। उन्होंने कहा कि ट्रंप के बयान के पीछे जो मंशा है उसको आसानी से समझा जा सकता है कि हैरिस फॉर प्रेसिडेंट कैंपेन के जो प्रवक्ता हैं जेम्स सिंगर, उनका कहना है कि जब कमला कहती है कि वह चुनाव आजादी को लेकर है तो वह इसमें यकीन रखती हैं। ट्रंप के इस देश के काफी, उन्होंने कहा कि ट्रंप जो है वो इस देश को काफी पीछे ले जाना चाहते हैं। दूसरी तरफ बात करूं कि भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने कहा है कि चीन से हमारे रिश्ते खराब जरूर हैं, लेकिन रिश्ते सुधारने के लिए या चीन और भारत के बीच में किसी तीसरे की मध्यस्थता या किसी तीसरे का दखल मंजूर नहीं है, क्योंकि जापान के तस्वीरों में जो क्वाड देश हैं, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों की बैठक हुई और बैठक में सबसे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि 2020 में कोरोना के दौरान चीन भारत सीमा पर जो तैनाती की गई है वो उसकी वजह हुई। जयशंकर ने कहा कि सेना की तैनाती करके चीन ने समझौते का उल्लंघन किया है, यह मुद्दा अभी भी हल नहीं हुआ, लेकिन किसी तीसरे का दखल मंजूर नहीं है। वहीं क्वाड की तरफ से जारी साझा बयान में चीन का नाम लिए बिना उस पर निशाना साधा गया है। दूसरी तरफ यदि मैं बात करूं कि पाकिस्तान में जो चीफ जस्टिस है उनको धमकी मिली गई है, क्योंकि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साजिद फैज ईसा को जान से मारने की धमकी
देने के आरोप में कट्टर इस्लामिक समूह पीएलपी के जो शीर्ष नेता सहसा उनका 1500 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया गया है और एफआईआर में पीएलपी के जो डिप्टी हैं आमिर पीर जहीरुल उनका नाम भी शामिल है। उनके खिलाफ आतंक विरोधी कानून के तहत धार्मिक उन्माद सार्वजनिक अस्थिरता फैलाने का आरोप है। न्यूयॉर्क से एक खबर है जहां पर गोलीबारी हुई है। गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए हैं। यहाँ बताना चाहूंगा कि न्यूयॉर्क के रोचेस्टर शहर के एक पार्क में सामूहिक गोलीबारी है। 7 लोगों को गोली लगी है। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, हालांकि 6 लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। फ्रांस से एक खबर है जहां पर टेलीकॉम लाइन निशाने पर है और नेटवर्क वहां ठप हो गया। रेलवे लाइन पर निशाना बनाने के बाद जो उपद्रवी है वहां पर फ्रांस में उन्होंने टेलीकॉम लाइन को निशाना बनाया और उपद्रवी ने जमकर तोड़फोड़ करने के कारण दूर संचार की कई लाइनें बुरी तरह वहां पर तोड़फोड़ में फाइबर लाइन और मोबाइल फोन लाइन को प्रभावित किया गया है। तो फ्रांस में उपद्रवियों का इस तरह से जो है पहले रेलवे लाइन को निशाना बनाया और अब उन्होंने टेलीकॉम लाइन को निशाना बनाया है। दूसरी तरफ बात करूं कि कल जिस तरह से पूरे देश में चर्चा रही है, राहुल गांधी का भी बयान रहा है सदन में, क्योंकि बजट पर चर्चा हो रही थी, नेता प्रतिपक्ष पे बयान होना था। उन्होंने जिस तरह से कल 46 मिनट का भाषण दिया है उसको लेकर के चर्चा हुई। उन्होंने बहुत कई तरह की बातें कही, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट पर चर्चा के दौरान सरकार को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि देश भय की चक्रव्यूह में फंस गया, युवा है, किसान है, जो कामगार लोग हैं, सरकार के मंत्री भी डरे हुए हैं। प्रधानमंत्री जिस कमल के फूल को, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह का जिक्र किया और कहा कि कमल के फूल को लहराते हैं, ये जो चक्रव्यूह है उसी तरह का चक्रव्यूह है जिसमें 6 लोगों के नियंत्रण में यह चक्रव्यूह चल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु यह चक्रव्यूह नहीं देख पाए थे, लेकिन आज का युवा अर्जुन है और इंडिया के साथ, मतलब विपक्षी गठबंधन के साथ आज का युवा इस चक्रव्यूह को तोड़ेगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि बजट के पूर्व हलवा सेरेमनी की फोटो दिखाई और कहा कि 20 अफसरों ने बजट बनाया, इसमें कोई ओबीसी है, कोई दलित आदिवासी अफसर नहीं है। देश का हलवा बट रहा है, लेकिन 73% आबादी को वो हलवा नहीं मिल रहा है। देश के मिडिल क्लास के सीने पर भी बजट चर्चा को सौंपा गया है। बिल्कुल। इस तरह से कल उनका जो बयान रहा है, उस बयान को लेकर पूरे देश में चर्चा रही है। जी निशा जी बिल्कुल। और तमाम उत्तराखंड की अपडेट ले लेंगे। उत्तराखंड में क्या कुछ खास है, महेश जी? मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड देवभूमि में कल जो दूसरा सावन था उसमें लगभग 62 लाख कांवड़ियों ने यहाँ पर गंगा जल भरा है। और यदि ये पूरे 8 दिन का हम ब्यौरा इकट्ठा करें तो 1,83,40,000 श्रद्धालुओं ने अभी तक यहाँ से गंगा जल लेकर के वो अपने अपने गंतव्य पर गए हैं। ये एक बहुत बड़ी संख्या है और खासकर कल 62 लाख जो कांवड़िए यहाँ आए हैं और शांतिपूर्व की ये यात्रा चल रही है। इसमें अभी तक एसडीआरएफ ने 47 कांवड़ियों को डूबने से बचाया है। ये सरकार की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। लगातार सरकार इस पर अपना फोकस बनाए हुए है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, उसमें यहाँ पर जो नेशनल कॉर्बेट पार्क है उससे एक हैरत अंगेज करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। उसमें समूह में दिख रहे हैं, जो बाघ हैं वो समूह में दिख रहे हैं और अब वो जो उनके पंजों के निशान हैं वो मार्क करते हुए, जैसे निशान बनाता है व्यक्ति कि भूल ना जाए, उसी तरीके से मार्क करते हुए उन्होंने पेड़ों को मार्क करते हुए जा रहे हैं और अपने समूह में दिखे, जबकि ऐसा अमूमन देखने में नहीं मिलता है। बाघ हमेशा अलग अलग चलते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ बाघ एक साथ दिख रहे हैं। तो गढ़वाल रतन के नाम से जो यहाँ नरेंद्र नेगी हैं, उन्हें लंदन में एक अवार्ड मिला गया है, जिसे वहां पर जो ब्रिटिश संसद है, वहां ठंडो रे ठंडो गीत जो है वो पूरा विश्व में कल लंदन की संसद में भी गूंजा है। इससे उत्तराखंड में बड़ा हर्ष का माहौल है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि गंगोत्री यमुनोत्री धाम में देश की पहली टर्मिनल बनने जा रही है। 4 धाम में ये सब बहुत उपयोगी साबित होगी। अभी तक जो पार्किंग की प्रॉब्लम होती थी वो लगभग पार्किंग की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। यदि ये टनल बनती है तो लगभग इसमें 2000 के आसपास के वाहनों की पार्किंग बनेगी। ये बहुत लंबी टनल है और इसे उत्तर प्रदेश और जो एक्सपर्ट्स हैं उसके बीपीआर और NHIDCL ये दोनों मिलकर के बना रहे हैं और ये शासन ने इसे स्वीकृति दे दी है।
जी तो बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड का जो वेदर है वो आज भी ऐसा ही रहेगा। 10 जिले यहाँ पर उससे प्रभावित रहेंगे। भारी बारिश होने की संभावनाएं है। फोरकास्ट में कहा गया है, येलो ऑरेंज यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है। फोरकास्ट में कहा गया है कि किसी भी तरह का आप रिस्क ना लें। इतना है कि आप सावधानी से जो पहाड़ में यात्रा करते हैं, सावधानी से यात्रा करें। बिल्कुल। और हरिद्वार की में यदि बात हम करते हैं तो हरिद्वार में लगातार जो पुलिस प्रशासन की जो अग्नि परीक्षा है वो लगातार चल रही है। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। 24 घंटे वो कांवड़ियों को गाइडलाइन करने में, वन वे बनाने में। अब पूरी तरीके से यदि एनएच की हम बात करें तो एनएच हरिद्वार टू दिल्ली ये पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। मेरठ तक वन वे कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति अब टू व्हीलर, फोर व्हीलर कोई भी यहाँ पर नहीं लेकर आ सकता है और ना ही उसे इस तरह की यहाँ गड़बड़ी करनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देहरादून का जो एयरपोर्ट है, जोली ग्रांट जो एयरपोर्ट है वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाएगा। अब यहाँ से सिंगापुर समेत 5 देशों में यहाँ पर फ्लाइट यहाँ से शुरू हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर राज्य को पर्यटन के बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्र निवेश में नामी जो निवेशक हैं वो उससे आकर्षित होंगे और यहाँ पर निवेश की संभावना बढ़ जाएगी। तो निशा जी, मैं आपको बता दूं, हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर पहाड़ी पर भी एक भूस्खलन हुआ है। उसकी चपेट में एक महिला आई है और वो घायल हो गई है। अभी वो सुरक्षित है। वहां के जो निकट अस्पताल है उसमें वहां भर्ती कराया गया है और वहां उसको उपचार चल रहा है। तो राजीव गांधी नवोदय विद्यालय में रैकिंग का एक मामला सामने आया है, जिसमें बच्चे 9वीं क्लास का जो बच्चा है उसे कपड़े धोने के लिए और जो सीनियर छात्र थे उन्होंने उसे छात्र को पीटा है। उसी की जैसे ही जानकारी विद्यालय प्रशासन को मिली तो उन्होंने तत्काल उन जो विद्यार्थी है रैकिंग करने वाले उन्हें वहां से पनिश कर दिया है और घर वालों को उनके संतुष्ट कर दिया है। जी। तिनकट जो अभी मलबा आया था निशा, वो बहुत बड़ी आपदा एकदम आ गई थी। लगभग 50 परिवार वहां परेशानी में आ गए थे। जो घनसाली का तिनकट गांव है वहां भूस्खलन की जो तबाही है, अब वो राहत शिविरों में जो है वहां पर अभी पूर्णतः वो सुविधाएं का असुविधा होने के आरोप लगा रहे हैं, जबकि प्रशासन लगातार उनकी हर जरूरत के सामान को लेकर के गंभीर है। और वो जो समस्याएं हैं वहां पर एक डॉक्टर भी कल गए हैं जहां उन्होंने पूरी टीम के साथ गए थे। उन्होंने वहां चेकअप किया है और कोई किसी तरह की परेशानी ना हो इसके लिए उन्हें का चेकअप किया गया है। तो कोरोना काल में निजी स्कूलों के द्वारा जो वसूली की गई थी फीस, वो अतिरिक्त फीस जो है वो लौटा नहीं रहे हैं विद्यालय। तो बाल आयोग ने 1 हफ्ते का समय उन सभी विद्यालयों को दिया है। यदि वो इस पर गंभीरता से नहीं लेते हैं, वो फीस वापस नहीं करते हैं, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी निशा। जी बिल्कुल। और फिर से हम राजेश जी के पास आएंगे और तमाम मध्य प्रदेश की अपडेट ले लेंगे। राजेश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो दर्शकों, आज प्रेस वार्ता में हमने जाना देश दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। हमारे साथ एडिटर सूरज जी थे जिन्होंने तमाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की खबरें आप सभी के साथ साझा की। मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास था, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में क्या कुछ खास था, आज हमने जाना। प्रेस वार्ता में फिलहाल इतना ही। बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।